नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी +1 की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन, उसका ये लेक्चर नंबर 3 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन है वो किया था कि किस तरीके से मेसोपोटामिया और उसकी ज्योग्राफी के बारे में वर्णन है वो बताया गया था। जो अलग अलग वहाँ की जो उत्तरी और दक्षिण के अंदर जो उनकी भौगोलिक विविधता थी, यानी कि उत्तर के अंदर वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जो पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते थे और दक्षिण के तरफ वहाँ पर समतल क्षेत्र पाए जाते थे, और वहाँ की जो कृषि करने की जो खेती थी, सिंचाई करने की जो सिंचित करने की जो भौतिक रूप से पर्यावरणीय रूप से काफ़ी उन्नत और विकसित थी, और वहाँ काफ़ी अधिक मात्रा में जो कृषि कार्य से संबंधित है वो कार्य किए जाते थे। और दक्षिण के अंदर जो फरात और दजला नदियाँ थी उनके द्वारा जो भी बाढ़ के द्वारा नदियों के द्वारा ले आगे पाने से जो उनकी जो बारीक मिट्टी से इकट्ठी होने की वजह से जो वहाँ का उपजाऊपन क्षेत्र था दक्षिण के अंदर काफ़ी उन्नत माना गया था। और वहाँ पर मुख्य तौर पे गेहूं, जो मटर, मंसूर आदि की जो फसल थी वो कृषि कार्य के संबंधित की जाती थी। कुछ खजूर के पेड़ वगैरह ऐसी हमने उनके बारे में जो कृषि से संबंधित क्रियाविधि के बारे में जो पढ़ा था। और आज जो हमारा वीडियो लेक्चर है जिसके अंदर आज किस तरीके से शहरी जीवन का इम्पोर्टेंट है वो मानी गई है, और किस वजह से इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, खाद्य उत्पादन करने के लिए या शहरीकरण जीवन जीने के लिए, सभ्यता बनाने के लिए गांव या ग्राम की तुलना में उनका जो महत्व है किस तरीके से इम्पोर्टेंट माना जा सकता है, किस तरीके से विकसित होना उनका एक अर्थव्यवस्था के लिए, एक सामाजिक संगठन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट माना जा सकता है शहरी जीवन को, उसके बारे में डिटेल में बताया गया। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के लिए स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के रहित अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती है तब किसी एक स्थान पर एक गंतव्य वो बढ़ जाता है। तो जिस तरीके से देखा जाता है कि गांव की तुलना में जो शहरों का जीवन है वो काफ़ी उन्नत और विकसित माना गया है, और वहाँ पे जो जनसंख्या गंतव्य बढ़ने का मुख्य कारण यही माना गया है कि वहाँ का जो गतिविधियों के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी जो कार्यप्रणाली या क्रियाविधि की जाती है, चाहे वो खाद्य उत्पादन से हो, प्रोडक्शन करने के मामले हो, तो उनकी वजह से वहाँ का जो जीवन है वो काफ़ी अधिक मात्रा में जनसंख्या बढ़ना माना जा सकता है। और जनसंख्या को वहाँ पे अधिक मात्रा में एक तरह से कार्य करना, विकसित होना, तो उसका जनसंख्या घनत्व का बढ़ता हुआ प्रारूप है वो माना जा सकता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बनने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियों में लोगों को कस्बों में रहना उनके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होता है। तो जिस तरीके से धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था से, खाद्य उत्पादन से, प्रोडक्शन कार्य से संबंधित जो क्रियाविधि विकसित की जाती है, इकट्ठी होती है वहाँ पर, और उसकी वजह से ही वहाँ आसपास के लोग है वो इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, कस्बों में रहना शुरू कर देते हैं, और वो सारे मिलकर जो अर्थव्यवस्था से संबंधित जो क्रियाविधि है उसको संपूर्ण है वो करते हैं। विशेषता इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और जिस तरीके से अर्थव्यवस्था के लिए कार्यविधि की जाती है वहाँ उत्पादन के संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, और जितनी भी अन्य सेवा सेक्टर की अन्य जो महत्वपूर्ण क्रियाएँ हैं वो शहरी जीवन के अंदर की जाती है, उनका प्रोडक्शन है वो किया जाता है, और उसकी वजह से इसको महत्वपूर्ण भूमिका माना जा सकता है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आज लॉकडाउन की वजह से ही जब सरकार के द्वारा तय की गई जो हिदायतें थी तो उसकी वजह से सारी औद्योगिक इकाइयाँ थी वो बंद कर दी गई थी। लेकिन बाद में इकॉनमी जो स्तर नीचे जाने की वजह से सरकार को ये फैसला है वो लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जितने भी गतिविधियों से संबंधित, हमारी प्रोडक्शन से संबंधित हो, इकोनॉमिक से संबंधित हो, जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो शहरी जीवन से संबंधित मानी जा सकती है, और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लिए वो डेवलपमेंट है वो मानी जा सकती है। और इसी की वजह से जो लॉकडाउन की स्थिति के अंदर सरकार के द्वारा जितनी भी हमारी
प्रोडक्शन या फैक्ट्रियाँ, औद्योगिक इकाइयाँ थी, उनको कहीं ना कहीं जो ग्रीन जोन के अंदर 3 लेवल बना दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं जब ग्रीन जोन जिसको बनाया गया तो वहाँ और इनके अलावा अन्य जो गतिविधियाँ वो जो शुरुआत है उसकी कर दी गई है। तो इसको महत्वपूर्ण पड़ाव हम सर्विस सेक्टर के अंदर मान सकते हैं। तो यही शुरुआती जीवन के अंदर शहरी जीवन से संबंधित है, बाकी जो कार्य प्रणाली है वो मान सकते हैं। खास करके हम इसमें जो बात करें वो मेसोपोटामिया के शहरी जीवन और सभ्यता से संबंधित नगरों के बारे में बात है वो कर रहे हैं, उन्हीं के संदर्भ में इसका एग्जाम्पल है वो दिया जा रहा है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर तथा गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित है वो होना पड़ता है। अब सारी जितनी भी औद्योगिक इकाइयों के अंदर जो रॉ मटेरियल है तो वो शहरों के अंदर तो प्रोडक्शन उसका कहीं होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन क्रियाओं के द्वारा जो वस्तुओं का जो उत्पादन है वो गाँवों या अन्य नगरों के द्वारा उसका प्रोडक्शन है वो किया जाता है। और शहरी जीवन को या शहरी औद्योगिक इकाइयों को उन्हीं के ऊपर अपना निर्भर है वो रहना पड़ता है, क्योंकि फैक्ट्रियों के द्वारा जो रॉ मटेरियल है उनको जो ज़रूरत का सामान है वो गाँव और नगरों के द्वारा ही उसकी पूर्ति है वो की जाती है। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजार की जरूरत पड़ती है, वैसे मैं ऐसे औजार नहीं बना सकता और वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक ग्रीन पत्थर कहाँ से प्राप्त है वो कर सकते हैं। अब जिस तरीके से इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया कि जिस तरीके से उनका लेन देन आपस में जो व्यापारिक गतिविधियाँ वो कहीं ना कहीं चलती रहती है, जिस तरीके से एक पत्थर के ऊपर कांसे की जो मुद्रा बनाने के लिए एक पत्थर के ऊपर उसकी कलाकृति बनाने के लिए कांसे के जिस तरीके से औजारों की जो ज़रूरत पड़ती है, जो एक मिस्त्री या कारीगर के द्वारा उनका प्रयोग है वो किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनका हम क्या मान सकते हैं, वो किन विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से या कांसे के जो औजार बनाए जाते हैं, तो वो उस कारीगर को तो ये पता नहीं है किस तरीके से इसका जो प्रोडक्शन है ये बनाने की क्रिया वो की जाती है। तो और जिस तरीके से उसको आवश्यकता होती है अपने हथियारों की या औजारों की, वो कहीं ना कहीं औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से ही उसका प्रोडक्शन है वो किया जाता है, उसकी सप्लाई उन कारीगरों को दी जाती है। तो कहीं एक तरह से औद्योगिक इकाइयों की इनको जो हम मान सकते हैं कि उनका जो रेलेवेंट है वो कहीं ना कहीं औद्योगिक इकाइयों से रहता है। उनकी विशेषता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर को करने तक ही सीमित होती है, व्यापार करना नहीं जानता। यानी कि जो कारीगर है तो वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो पत्थर बनाने की जो क्रिया विधि के माध्यम से जो अपनी कलाकृतियों को वो तो उकेर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उसका प्रोडक्शन किया जाता है, कांसे की जो औजार बनाए जाते हैं, तो वो उस कारीगर से उस व्यक्ति से तो उसको रिलेटेड है वो नहीं मान सकते किस तरीके से उसका जो व्यापार है वो किया जाता है, इसका प्रोडक्शन है उन औजारों का किस तरीके से प्रोडक्शन है वो किया जाता है। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या राग, टिन लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता, साथ ही अपने ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत रहती है। इस प्रकार श्रम विभाजन की शहरी जीवन की विशेषता है वो मानी जा सकती है। अब इसमें जिस तरीके से दिया गया श्रम विभाजन का मतलब होता है कि जो काम करने का तरीका है वो अलग लेवल पे किया जाता है। अब आज जिस तरीके से कपड़े का अगर प्रोडक्शन आप देख सकते हो, उसका जो उत्पादन है वो किया जाता है या उसका निर्माण किया जाता है कपड़े का, तो सबसे पहले आप देख सकते हो, आप धरती के अंदर बीज उपजाने के लिए आपको बीज की ज़रूरत होती है। तो किसान के पास तो बीज है वो नहीं होता, वो कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों से या अन्य के द्वारा लिया जाता है। और जहाँ रिसर्च सेंटर के द्वारा उसका जो प्रोडक्शन किया जाता है, तो वहाँ कितने ज़्यादा जो लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं, उसकी वजह से वो किसान जो बीज है वो बाज़ार से लाकर अपने खेती में, अगर खेत में उसको प्रोडक्शन है वो उपजाता है। उपजाने के बाद फिर वो उसकी जुताई, बुआई, कटाई करने के बाद वो किन किन तरीक़ों से उसका जो कॉटन है उसका प्रोडक्शन है वो करता है। फिर 3-4 महीने के बाद वो उसकी प्रोडक्शन है वो उसकी खपत उसको यूज़ करता है, उसको निकालता है लेबर के द्वारा, पानी लगाना, उसकी कटाई, बुआई सब काम करने के बाद उसको निकालने के बाद फिर बाज़ार में बेचने के लिए जाता है। फिर बाज़ार में जो बेचने के अलावा उसके जो फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है, फिर उसके जो बिनोले और रॉ मटेरियल से अलग किया जाता है। फिर अलग करने के बाद बिनोले अलग कर लिए जाते हैं और जो कॉटन है उसको पिनने के बाद उसका अलग अलग उसकी गांठें बनाई जाती है, फिर वो फैक्ट्रियों के द्वारा बेचा जाता है, फिर उसका अलग अलग तरीक़ों से निर्माण कार्य भी किया जाता है। तो इसको श्रम विभाजन हम कह सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग पड़ाव के ऊपर लेबर के द्वारा किसी कार्य प्रणाली को जो पूर्णतः वो किया जाता है।
तो ठीक इसी तरीके से, जिस तरीके से जो कांसे का निर्माण करने वाला होता है उन औजारों का, तो उसको उस चीज़ का पता नहीं कि इसका निर्माण किस तरीके से किया जाता है। जो व्यापारिक तौर पर इसको तैयार करता है वो तांबा धातु वाला अलग टिनों के इन अलग हम मान सकते हैं धातुओं की वजह से इसको मिक्स करके इसको तैयार है वो करता है कहीं ना कहीं। तो अलग अलग इसकी जरूरत है वो रहती होगी। आगे इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में सामाजिक संगठन का होना बहुत जरूरी है। शहरी निर्माण के लिए धातु, ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरतें चीज़ें विभिन्न जगहों से आते हैं जिनके लिए संगठित व्यापार तथा भंडारण की आवश्यकता है वो रहती है। अब जिस तरीके से व्यापारिक गतिविधियों के अंदर अलग जो कार्य जो किए जाते हैं उनका जो निर्माण करें और उसकी जरूरतें वो पूरी की जाती है, तो उसमें पूरा का पूरा एक हम कह सकते हैं चेन सिस्टम बना हुआ है अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग माध्यम के द्वारा। जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल दिया है, जो कपास का एग्जांपल है वो अलग अलग हम कह सकते हैं कि श्रम विभाजन के द्वारा उसका जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है, अलग अलग तरीके से उसको तैयार किया जाता है, अलग अलग तरीके से उसको उपयोग में लाया जाता है और अलग तरीके से उसको बेच करने प्रोडक्शन करने बाद उसको बेचा जाता है और फिर उसको कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों के द्वारा उसका जो निर्माण कार्य कपड़े का वो किया जाता है। तो हम अलग अलग ज़रूरत की चीज़ों का, उसके सामानों का विभिन्न रूपों से उसको लेके आते हैं, उसका प्रयोग करते हैं और वो सभी के सभी एक चेन सिस्टम से जो व्यापारिक ढांचा है वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है। कहीं उसका प्रोडक्शन का कार्य किया जाता है, कहीं उसको अलग रॉ मटेरियल से अलग बनाया जाता है, कहीं उसको असेंबल किया जाता है, कहीं उसको भंडारण स्टॉक किया जाता है बाज़ार में बेचने के लिए। सारी जो क्रियाएँ ये चलती है शुरू जाने से लेकर उसके जो सेल करने तक, तो अलग अलग उसको हम लेवल पे अलग अलग तरीके से उसको डिवाइड है वो कर सकते हैं। शहरों में अनाज तथा अन्य खाद्य पदार्थ गाँव से आते हैं और उनके संग्रहण तथा वितरण के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि गाँव के अंदर अनाज है, अन्य जो प्रोडक्शन आप देखते हो अलग अलग कार्य प्रणाली के तहत विधियों के द्वारा उनका प्रोडक्शन, उनका संग्रहण, उनका वितरण, बांटना, जिस तरीके से उनको रखना करना पड़ सकता है। तो अलग अलग लेवल पर जो ये क्रियाएँ वो सभी के द्वारा इनके द्वारा की जाती है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार की क्रियाकलापों में तालमेल बिठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। जिस तरीके से पहले इसका एग्जाम्पल दिया था कि ये सारे जो लेवल हैं सभी के सभी शहरी जीवन के अंदर या ग्रामीण परिवेश इनको हम मिला जुला मान सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका अलग अलग लेवल है वो रह सकता है। जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं तो और दूसरे उनका पालन करते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना पड़ता है और जिन क्रियाओं के माध्यम से, जिन प्रणालियों के द्वारा इनको लागू किया जाता है, यानी कि सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं इन गतिविधियों को लागू है वो करवाया जाता है, या कहीं पहली पुरानी व्यवस्था के अंदर आज के तुलना में अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं राजा महाराजा के द्वारा ये सारी व्यवस्था थी वो बनाई जाती थी। कुछ रूल कानून अलग अलग तरीक़ों से उनका पालन है वो करवाया जाता था और सभी के लिए जो रिटर्न के अंदर या एक बही खाता जिस तरीके से बनाया जाता था, स्टॉक रखना करना, उसको मेंटेनेंस करना, तो अलग अलग तरीक़ों से उसको लेवल के अंदर उसका पालन है वो करवाया जाता था। तो अलग अलग लेवल है वो इस क्रिया विधि के माध्यम के द्वारा हम देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी गतिविधियाँ थी वो शहरी जीवन के लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है, जिन गतिविधियों का इन शहरी जीवन के द्वारा निर्माण कार्य के लिए प्रयोग वो किया जाता था। तो इसी से संबंधित शहरी जीवन से इनकी क्रियाओं से संबंधित एक एग्जाम्पल भी दिया गया। आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक महिला के ऊपर अलग किस तरीके से इसका वर्णन है वो किया गया था, यानी कि 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास जब शहरी जीवन की प्रणाली के अंदर जब इनका हमारे शहरी जीवन का जब प्रयोग हुआ था इनका निर्माण कार्य के बारे में, तो किस तरीके से एक इस तरीके सिर के ऊपर अलग जो धातुओं के माध्यम से उसकी जो श्रृंगार या उसका जो शहरी जीवन था धातुओं के द्वारा उसका प्रयोग है वो किया जाता था। और ये देख सकते हैं आप 3000 ईस्वी के आसपास एक संगमरमर के द्वारा जो सिर था उसका तलाशा गया था, बनाया गया था। इसकी आंखें और भौं में कमशा नीले जालवर्द और सफ़ेद सीपी वाले काले डामर की जड़ाई है वो की गई थी और सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ था जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। जिस तरीके से इसका ऊपर खांचे बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं गहना पहनने के लिए इनको बनाया गया था। यह मूर्ति कला का एक विशिष्ट प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, ठोड़ी और गालों को
सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इनकी प्रशंसा की जाती है। जिस तरीके से इसकी जो शेप है वो बनाई गई है, यह एक कठोर पत्थर में तराशा गया था जिसे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ता था। जिस तरीके से इन जो धातुओं का प्रयोग किया गया था, तो कहीं ना कहीं दूर के स्थानों से इनका प्रयोग है वो इनका जो लाने के लिए प्रयोग है वो किया जाता था। पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में उनकी विशेषता योग रहा होगा। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से बनाने के बाद किन किन जो इसके निर्माण कार्य के लिए किन किन विशेषकों का उनका प्रयोग है वो किया जाता था, और अलग अलग लेवल की उनको पर तराशने के लिए इसका प्रयोग है वो मान सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमारे शहरी जीवन के अंदर किन किन घटनाक्रम के माध्यम से उसका जो महत्व है वो हम मान सकते हैं और हम उसका इम्पोर्टेंट रोल के रूप में देख सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।